वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टडी क्लास 11 के चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज एंड देयर टाइप्स. At first, in part 1, we will discuss departmental undertaking. Before that, we need to know what is public sector and what is private sector. Let's start. Public, private and global enterprises. Indian economy consists of both privately owned and government owned business. भारत का जो इंडस्ट्री है उसमें प्राइवेट का भी बिजनेस, प्राइवेट लोग भी बिजनेस करते हैं और सरकार भी बिजनेस करती है. मतलब प्राइवेट का भी बिजनेस चलता है और सरकार का ही बिजनेस चलता है. इसीलिए इंडिया के इकोनॉमी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं. यहाँ देखिए आप, प्राइवेट बस भी चलते हैं, सरकारी बस भी चलती है, प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, गवर्नमेंट के भी एयरलाइंस है, प्राइवेट कुरियर सर्विस भी है, गवर्नमेंट की भी पोस्टल सर्विस है. इस तरह यहाँ पे दोनों तरह की सर्विसेज चलती है. इसलिए इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, दोनों को बिजनेस करने के लिए अलाउ है. इस तरह के इकोनॉमी को दो सेक्टर में बांटा जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ऑन्ड बाय इंडिविजुअल. प्राइवेट सेक्टर ऐसे बिजनेस को बोलते हैं जिसको इंडिविजुअल्स चलाते हैं, चाहे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स चलाते हैं, उनको सरकार से कोई मतलब नहीं होता है. एज यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 5 टाइप्स के जो बिजनेस हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे प्राइवेट सेक्टर के हैं. द वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी. पब्लिक सेक्टर आलग होते हैं प्राइवेट सेक्टर से. पब्लिक सेक्टर में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट. दिस ऑर्गेनाइजेशन में either बाय पार्टली और होली ओन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो पार्टली या होली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड और मैनेज्ड किए जाते हैं. दे मे ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बना करके इनको बनाया जाता है. तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है उसको ऑन्ड एंड मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. और ये पार्टली या होली क्या होते हैं? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं. और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं. जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं. गवर्नमेंट थ्रू दिस एंटरप्राइज पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री. इसी एंटरप्राइज के थ्रू गवर्नमेंट कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है. गवर्नमेंट इन इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द एरिया ऑफ एक्टिविटी. गवर्नमेंट अपना एरिया ऑफ एक्टिविटी को डिफाइन भी करता है कि किस एरिया में काम करना है और कौन से एरिया में हमें काम नहीं करना है. इन विच द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर आर अलाउड टू ऑपरेट. गवर्नमेंट बीच बीच में डिसाइड करती रहती है कि किस एरिया को पब्लिक सेक्टर बना दिया जाए, किस एरिया को प्राइवेट सेक्टर बना दिया जाए और किस में मिक्स्ड रखा जाए. इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1948 में गवर्नमेंट ने रेजुलेशन पास किया था. उसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में उसका क्या अप्रोच है. इसमें क्या बताया था कि रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या, दोनों का रोल क्या है, इसको क्लियरली उसने डिफाइन किया था. उस तरह तरह के एक्ट और रेगुलेशन बना करके प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के एक्टिविटी को ओवरसी करने के लिए. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 में भी बना था. उसमें ऑल्सो लेड डाउन सर्टेन ऑब्जेक्टिव फॉर पब्लिक सेक्टर. उसमें पब्लिक सेक्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे टू फॉलो सो एज टू एक्सिलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ का रेट बढ़े, इसके लिए पब्लिक सेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये गवर्नमेंट ने फिक्स किया था. पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वाज एम्फेसाइज्ड. पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंस तो था ही, गवर्नमेंट ने उसको इम्पोर्टेंस दिया ही था, साथ में उसने प्राइवेट सेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दिया, जिससे दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होकर के चल सके. 1991 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था. उसके कारण ऐसे ऐसे पॉलिसी बने जिसके कारण गवर्नमेंट ने
डिसइन्वेस्टमेंट किया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट ने अपने शेयर को बेच दिया, 50% से ज़्यादा शेयर को बेच करके पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया, या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया। और उसी समय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं, एफडीआई भी इंडिया में आया और इसके कारण ग्लोबल इंडस्ट्री का जन्म हुआ। तो इस तरह 3 तरह के इंडस्ट्री होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल। इंडियन इकोनॉमी दो पार्ट में बटा है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो हम लोग सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, जॉइंट हिंदू फैमिली, कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम लोग एमएनसी बोलते हैं, जो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री में जिनके ब्रांचेज होते हैं। कंपनी में हम लोग पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी देखिए, ये पब्लिक और प्राइवेट जो है, और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों अलग अलग है। इस पब्लिक और प्राइवेट का मतलब गवर्नमेंट का बिजनेस और इंडिविजुअल्स का बिजनेस, प्राइवेट का बिजनेस। इस पब्लिक का मतलब, ये पब्लिक एक कंपनी है। कंपनी का जो डेफिनेशन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं उसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, जिसके मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर होते हैं उसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। ये दोनों अलग है, दोनों को आप कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि दोनों एक ही चीज़ है। फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के क्या फीचर्स होते हैं, पीएसयू के क्या फीचर्स होते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वेयर formed by the government to participate in the economic activity of the country। कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसका सेटअप किया है। दे आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। इन टूडेज लिबरलाइज कम्पिटिटिव वर्ल्ड, अभी जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, लिबरलाइज कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें हर किसी को बिजनेस करने का अधिकार है। ऐसे समय में जो बिजनेस में जो कंपटीशन चलता है, उस समय में पब्लिक सेक्टर जो है वह कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। दिस पब्लिक एंटरप्राइज ओन्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक मीन्स वी आर द पब्लिक, हम लोग, सरकार इसकी मालिक है, इसका मतलब हम लोग इसके मालिक हैं। एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट, और इसमें इसके एक्टिविटी में जो भी चेंजेज होता है या जो भी इसकी एक्टिविटी होती है उसके बारे में पार्लियामेंट में जवाब मांगा जाता है। अगर कोई अच्छा होता है तो भी बताया जाता है, कुछ गलत होता है तो उसके लिए क्वेश्चन अराइज किया जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ऑनरशिप, पब्लिक फंड बीइंग यूज्ड इन इट्स एक्टिविटी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इसमें पब्लिक ऑनरशिप होते हैं, मतलब सरकार इसका ऑनर होता है, सरकार मतलब हम लोग इसके ऑनर हैं। पब्लिक फंड बीइंग यूज्ड, इसमें पब्लिक का फंड इस यूज होता है, मतलब हम लोग का टैक्स का पैसा इसमें जाता है। और ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, मतलब पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। Public enterprise may take any particular form of organization depending upon the nature of its operation and their relationship with the government। किसी भी तरह का बिजनेस पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट चाहे तो सेटअप कर सकती है, किसी भी तरह का बिजनेस गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है। द सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड डिपेंड अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट। अब कौन सा सुटेबल होगा, गवर्नमेंट को किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट बिजनेस सेटअप करती है। At the same time, in accordance with the general principle, any organization in the public sector should ensure organizational performance, productivity and quality standard। गवर्नमेंट के जो भी बिजनेस हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो भी बिजनेस हैं, उनको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अगर ये सब नहीं करती है तो गवर्नमेंट इस तरह के बिजनेस को फिर बंद भी कर देती है। कुछ पीएसयू के लिस्ट है। हमारे कंट्री में कुछ गवर्नमेंट के बिजनेस हैं, जैसे पावर ग्रिड, वेल, भारत पेट्रोलियम, एनएचपीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब जितने भी एग्जांपल्स हमने दिए हैं, ये सारे गवर्नमेंट के पीएसयू, मतलब गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैंने एक छोटा सा लिस्ट दिया है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर ऑनरशिप ऑफ, जो भी ऑनरशिप होता है उसका मालिक कौन होता है, इंडिविजुअल होता है। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। लेकिन पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट मालिक होता है सभी एसेट्स का और सारे सर्विसेज का। एक्टिविटी इन प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट।
प्राइवेट सेक्टर में जो भी बिजनेस होते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन पब्लिक सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता है, इसके साथ साथ सोशल सर्विस भी होता है। सोशल सर्विस भी होता है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिज इंडिविजुअल एंड कंपनी। इनसे सर्विस लेने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू पैसा कैपिटल रेज करती है। एंड अदर वे टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर बाय इट। गवर्नमेंट जो भी सर्विस देती है उसके लिए जो भी पैसा कलेक्ट करती है वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है। इसके एग्जाम्पल हैं कंपनी लाइक टाटा आयरन, टाटा कंपनी, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड कंपनी एंड कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटी। पब्लिक एंटरप्राइजेज को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? पब्लिक एंटरप्राइजेज को 3 पार्ट में बांटा गया है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के बिजनेस को 3 तरह के हो सकते हैं। गवर्नमेंट के बिजनेस 3 तरह के हो सकते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। 3 तरह के बिजनेस गवर्नमेंट चलाती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में किस तरह के बिजनेस आते हैं? तो इसमें पोस्ट एंड टेलीग्राम मतलब पोस्ट ऑफिस, रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है, ऑल इंडिया रेडियो AIR, दूरदर्शन और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसमें हथियार बनाए जाते हैं, गोला बारूद बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में जानेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज है। मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है बहुत सबसे पहले, जब से सरकार है तब से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। दिस एंटरप्राइज आर एस्टेब्लिश एज द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जैसे टेलीग्राम, जैसे कि अब रेलवे है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है यह दोनों जो है ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो इस तरह ये मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। The government function through this department and the activity performed by them are an integral part of functioning of the government. गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट के थ्रू जो काम करती है वो गवर्नमेंट का काम का, गवर्नमेंट के एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब गवर्नमेंट जितने भी काम करती है उसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए बहुत सारा काम करती है। They have not been constituted as a autonomous or independent institution. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं वो ऑटोनोमस नहीं होते हैं, मतलब अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं। उनको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। एंड एज सच आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी। इसलिए ये इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी भी नहीं है। इनको हर चीज़ के लिए सरकार का परमिशन लेना पड़ता है। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको कौन लोग चलाते हैं? गवर्नमेंट के ऑफिसर लोग चलाते हैं। एंड इट्स एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसके एम्प्लॉय को ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय ही प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। दिस अंडरटेकिंग्स में बी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी हो सकते हैं। एंड द रूल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल इस पे लागू होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस अंडरटेकिंग्स आर रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। जो और भी मैंने एग्जाम्पल दिया वो सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स में। क्या फीचर्स है? की फीचर्स हम लोग देखेंगे। इसके लिए जो पैसा आता है, कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इसका पैसा कौन देता है? इसका पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट के खजाने से आता है। और गवर्नमेंट के खजाने में पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के खजाने में हम लोग टैक्स से देते हैं। जो भी हम लोग टैक्स देते हैं वो सब गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है, ट्रेजरी में जमा होता है। उसी ट्रेजरी से पैसा इस बिजनेस को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट। बजट फरवरी मंथ में बजट इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसी बजट में इन सब बिजनेस को कितना पैसा दिया जाएगा ये डिसाइड किया जाता है। द रिवेन्यू अर्न बाय दिस इज ऑल्सो पेड इन टू ट्रेजरी। अब ये बिजनेस जो भी इनकम करते हैं, ये बिजनेस जो भी इनकम करते हैं वो भी गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, खजाने में जमा हो जाता है। मतलब
कैपिटल कहाँ से आता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। फिर जब इनकम होता है वो भी कहाँ जमा होता है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। तो ये पहला फीचर हुआ। दूसरा फीचर है दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एक्टिविटी। इसको अकाउंटिंग और ऑडिट जो है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होता है। सीएजी इसकी ऑडिट करती है, सेंट्रल टीम आती है इसकी ऑडिट करने वाली, वो इसकी ऑडिट करती है, इसके अकाउंट्स को चेक करती है कि इसने सही से अकाउंट्स बनाया है या नहीं बनाया है। द एम्प्लॉय ऑफ एंटरप्राइज जो भी होंगे उनको गवर्नमेंट सर्वेंट बोलते हैं। उनका रिक्रूटमेंट और जो भी उनका सर्विस कंडीशन होता है वह उसी तरह होता है जिस तरह एम्प्लॉय डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंडर में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं इनके लिए भी वही रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और इसका हेड कौन होता है? दे आर हेडेड बाय आईएएस। इसका जो हेड होता है वो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम लोग आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, वे इसके हेड होते हैं। एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। और सिविल सर्वेंट भी इसके हेड हो सकते हैं जो एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में ट्रांसफरेबल होते हैं। इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द मेजर सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का एक सब डिवीजन कहलाता है ये बिजनेस। एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। और इस पे मिनिस्टर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जैसे रेलवे पे रेलवे के मिनिस्टर का कंट्रोल होता है। दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। अब इस बिजनेस को अपने सारे बिजनेस एक्टिविटी के बारे में मिनिस्ट्री को बताते रहना पड़ता है, ब्रीफ करते रहना पड़ता है। अब आते हैं इस बिजनेस के मेरिट्स पे, इसके बेनिफिट्स पे, इसके एडवांटेज पे। ये जो बिजनेस होते हैं इसका पार्लियामेंट के थ्रू इसका सारे काम होते हैं और इस पे कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल हो पाता है इसके ऑपरेशंस पे। मतलब ये बिजनेस कोई भी काम करेगा तो उसका जवाब मांगा जाएगा पार्लियामेंट में और उसको जवाब देना पड़ेगा। दिस एंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है इसलिए इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। पार्लियामेंट में जो जवाब देना पड़ता है वह पब्लिक को ही जवाब दिया जा रहा है। दिस रिवेन्यू द रिवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज। इस एंटरप्राइज जो भी रिवेन्यू अर्न करता है गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी, गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है। इसलिए ये एक तरह से गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स भी है, गवर्नमेंट इसी के थ्रू अर्निंग भी करती है। व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है जहाँ भी, दिस फॉर्म ऑफ मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेट बिजनेस में अलाउ नहीं किया जा सकता, तब तो बम बना के लोग आसानी से बेचना शुरू कर देंगे। तो क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो मिनिस्ट्री के अंडर में होने के कारण उस पर सही तरह से कंट्रोलिंग हो पाती है। लिमिटेशन क्या है, इस बिजनेस की क्या बुराइयां हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। पहले बता दिए हैं कि ये मिनिस्ट्री के अंडर में होते हैं तो मिनिस्ट्री इस पर पूरा अपना कंट्रोल जमा के रखती है। इसके सारे ऑपरेशन में मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है। दिस द एम्प्लॉय और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। कोई भी इसके जो एम्प्लॉय होते हैं चाहे इसका जो हेड होता है वह इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसे मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसके कारण इसमें डिसीजन में क्या होता है, डिले होगा। और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी लेना है डिसीजन वहाँ भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। दिस एंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब ये एंटरप्राइज जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाता है। क्यों नहीं उठा पाता है? क्योंकि इसमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए परमिशन चाहिए होगा और परमिशन लेते लेते लेट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। द ब्यूरोक्रेट्स ओवर कॉशंस एंड कंजर्वेटिव अप्रोच डज नॉट अलाउ देम टू टेक रिस्की वेंचर। ये रिस्की काम नहीं कर रिस्की काम में हाथ नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये ओवर कॉशन होते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं। सोचते हैं कि हम क्यों रिस्क लें, गवर्नमेंट का बिजनेस है ना, तो सारे डिसीजन गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं। तो जो एम्प्लॉय होते हैं वे रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं कर पाते हैं।
इसमें रेड टेपिज्म का प्रॉब्लम है, मतलब इसमें भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा डे टू डे एक्टिविटी में। नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। अगर आप सही से प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं जाते हैं तो कोई भी एक्शन नहीं होता है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, मतलब आपके रिक्वेस्ट का कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जैसे आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो रेड फाइलों में बंद हो जाती है, लाल कलर के फाइल में बंद हो जाती है, बंध जाती है, इसलिए और आपके बातों को नहीं सुना जाता है, तो उसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसमें पॉलिटिकल बहुत इंटरफेरेंस है, मतलब गवर्नमेंट का बहुत इसमें इंटरफेरेंस है। हर जगह मिनिस्टर्स के लोग और एमपी एमएलए इसमें इंटरफेयर करते रहते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर के फीलिंग्स को, कंज्यूमर की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। एंड नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू देम, और उनको जितनी सर्विस चाहिए उतना सर्विस नहीं देते हैं। जैसे अब अगर एग्जांपल लें रेलवे का, और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट बस और प्राइवेट बस का, दोनों में कंज्यूमर के नीड्स को ध्यान कौन देता है, ये हम देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। गवर्नमेंट एयरलाइंस और प्राइवेट एयरलाइंस, प्राइवेट एयरलाइंस कंज्यूमर के नीड्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इन कंपेयर टू गवर्नमेंट एयरलाइंस। तो गवर्नमेंट के जो बिजनेस होते हैं वो कंज्यूमर के नीड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसी के साथ ही हमारा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।